गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बाल विकास के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, अब बाल विकास का क्षेत्र मतलब होता है कि बालक का विकास किस किस क्षेत्र में हम कर सकते हैं। बालक का विकास क्या कर सकते हैं, संवेगात्मक विकास कर सकते हैं, शारीरिक विकास कर सकते हैं, बौद्धिक विकास कर सकते हैं। बहुत सारे जो आपके सिलेबस में है एक एक करके हम उसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही व्यापक टर्म्स है। आज के समय में आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। एक चीज़ याद रखना, आधुनिक समय में प्रेजेंट टाइम में बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। इसलिए बाल जब केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, तो इसमें बालक का सर्वांगीण विकास से संबंधित होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है जो भी आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, जितने भी विकास है सब विकास होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, पूरे के पूरे डेवलपमेंट होने चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्धिक विकास कर लिया जाए। ठीक, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आपके सिलेबस में कितने टॉपिक है, क्या क्या है, इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा। अब आपके सिलेबस में है बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, कैरेक्टर साहित्यिक विकास और रचनात्मकता का विकास। रचनात्मकता का विकास, भाषा का विकास, ये है भाषा का विकास, रचनात्मकता का विकास। एक एक करके हम इसको चर्चा करेंगे। ठीक, अब आगे आता है सबसे पहला टॉपिक है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो शारीरिक विकास सबसे पहले होता है। जब भ्रूण में बच्चे जाते हैं तो उसका मेंटल विकास नहीं होता अभी सिर्फ शरीर का विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद शारीरिक विकास का मतलब ये होता है कि उसमें मात्रात्मक क्वालिटी बढ़ती है। मात्रात्मक क्वालिटी बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसके भार में, ऊंचाई में, लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी मजबूती आती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि बच्चे का संबंध बालक के शारीरिक विकास से होता है, जिसे ऊंचाई, भार, मांसपेशियां, स्नायु, हड्डी, रक्त जो भी है, इन सबका विकास होता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत उसके फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक, इसका सब विकास करना होता है, शिक्षक की पूरी जिम्मेदारी होती है। और इतना ही नहीं, यही कारण है कि जो मिड डे मील योजना चलाई जा रही है उसके शारीरिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसके फूड सप्लीमेंट जो भी दिया जाता है, यही कारण होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पर कि भोज्य पदार्थों का बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनको इसी बहाने कॉलेज में, स्कूल में आए और भोजन के लिए ही आए, लेकिन ये पढ़ाई भी लिखाई कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि इनरोलमेंट से संबंधित वृद्धि करना है। मतलब कॉलेज स्कूल में आए और अपना एनरोलमेंट कराए, लेकिन और सेकेंडरी नीड हो जाती है कि उसके सारे, जब एनरोल करा दिया गया है तो उसको शारीरिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक विकास का एक प्रथम नीड होता है कि बच्चे का जो है शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे। ठीक, अब आगे अगर कोई बच्चे का विकास शारीरिक रूप से जितना होना चाहिए उस उम्र के आयु वर्ग के आधार पर उसका अगर नहीं हो पा रहा है तो हम ये कहेंगे बच्चे स्वस्थ नहीं है। जैसे यदि बालक का शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है, उनके कारणों को ढूंढा जाता है और उनका निवारण किया जाता है। जब ये बच्चे का विकास उचित क्रम में नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चे रुक जाते हैं, पोषक तत्व की कमी से अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो उन कारणों को ढूंढ करके प्रोटीन की हो या विटामिन की हो या कुछ किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए भोज्य पदार्थ की उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, अब आगे है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? मानसिक विकास मतलब मेंटल से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, हमारी कल्पना से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत बालकों के क्रियाओं एवं संवेगों के आधार पर बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। संवेगों के आधार पर, मानसिक क्रियाओं के आधार पर, कैसे बच्चे के तर्क वितर्क कैसे करेंगे, कल्पना कैसे करेंगे, स्मृति किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं कि नहीं, उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या होती है, किसी चीज़ को वो किस नज़रिए से देखते हैं, जिसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, सकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच है, जो भी है, इन सब प्रक्रिया को हम मानसिक विकास के अंतर्गत करते हैं। कि मतलब एक तरह से बौद्धिक विकास के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है? तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होती है। ठीक, और आपके कहीं बुक में आपको मिलेगा कि हाँ किशोरावस्था में भी होता है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना है कि शैशवावस्था में विकास, शारीरिक विकास बहुत फास्ट होता है, बात सही है, लेकिन वहाँ पर शारीरिक विकास में मजबूतियाँ आती हैं
और यहाँ पर जो शैशव अवस्था में होते हैं काउंटिंग जो भी भार में जो वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है, उसके अनुपात में इसमें ज़्यादा वृद्धि होती है। तो आप अक्सर में अगर शैशव अवस्था रहेगा तो वो ऑप्शन आप क्लिक करिएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मजबूती के बारे में बात करते हैं कि शारीरिक मजबूती किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है, तो शारीरिक मजबूती सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है। ठीक, अब आगे, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के बारे में बात करते हैं। संवेग क्या है? संवेग का मतलब होता है कि भावना, एक इंटरनल फीलिंग, किसके प्रति क्या है। संवेगात्मक विकास, समाज के प्रति उसकी क्या रवैया है, कोई भी अपने परिवार के प्रति किसी पर्सन की क्या रवैया है, ये सब देखने को सामाजिक संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। यही एक फीलिंग है किसी के प्रति। आज के समय में संवेग बहुत कम विकसित हो पा रहे हैं। इसका मेन कारण होता है कि परिवार के सारे सदस्यों को अपने ड्यूटी निभानी पड़ती है, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारी मेन ड्यूटी ये भी है कि बच्चे को हमको केयर करना है। ठीक, जो बच्चे के मम्मी पापा होते हैं दोनों लोग ड्यूटी में करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, लेकिन बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो उनका जो संवेग होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब ये बुजुर्ग हो गए इसके मम्मी पापा, जब वो बड़ा होगा, उसकी शादी उदी हो जाएगी, तो उसको भी जिम्मेदारी पड़ेगी, तो वो भी क्या करेगा, अपने ड्यूटी पर ही ध्यान देगा, जबकि अपने मम्मी पापा पर ध्यान नहीं देता है। इसीलिए ये अलगाव का कारण बन रहा है संवेग। इसलिए आप लोग भावी शिक्षक हैं तो अपने बच्चों पर या फिर अपने परिवार के किसी के संवेग विकास बहुत ज़रूरी है, और कैसे किया जाता है वो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसमें देखिए लिखा गया है, बाल विकास के अंतर्गत बालक के विभिन्न संवेगों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संवेग कितने होते हैं? मैकडूगल ने 4 संवेग बताए, इतना याद 14 संवेग बताए थे। कौन? मैकडूगल ने 14 संवेग के बारे में चर्चा किया था। संवेग क्या होता है? जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, ये सब जो भी है, इमोशन जो भी है, ये सब संवेग के अंतर्गत आते हैं। 14 तरह के उन्होंने बताए थे। अब आगे देखते हैं। एक चीज़ याद है ना कि मतलब मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी, और बालक अपनी आयु के आधार संवेग को अगर प्रकट नहीं कर रहा है तो उनमें कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। उनको उचित गाइडेंस की, उचित वातावरण की ज़रूरत है। उसको संवेग विकसित करने के लिए उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ठीक, और ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे आपको मम्मी पापा का इम्पोर्टेंट, दादा दादी का इम्पोर्टेंट, परिवार का इम्पोर्टेंट, समाज का इम्पोर्टेंट, राज्य का इम्पोर्टेंट आपको बताना पड़ेगा, तब उसके प्रति वह जागृत होगा। ना कि उसको अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो बच्चा अकेले में खेलने की कोशिश करते, अकेले होते हुए अकेलापन हो जाएगा उसको। ठीक, अकेलापन हो जाएगा तो दूर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, और उसका विकास, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो दूर ही रहते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर है, लेकिन अपने परिवार के प्रति कुछ सोचते नहीं, किसी के दर्द दुख तकलीफ को अपने आप को समाहित नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन कारण होता है इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सनालिटी बहुत खतरनाक टाइप के अपने आप को ही खतरनाक बना लेते हैं, क्योंकि उसको दर्द तकलीफ से, मोह से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, मम्मी पापा कहीं भी हो, किस तकलीफ में हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अपने मम्मी अपने परिवार को बहुत लगाव के साथ देखते हैं कि कोई तकलीफ होती है तो उसको अपना तकलीफ समझ करके उसको भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे, यदि यह आयु वर्ग के संवेग प्रकट कर रहा है तो उनका संवेग उत्पन्न है। अगर संवेग जिस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उसके संवेग नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो वो समस्यात्मक हो जाएंगे, तब समस्या उत्पन्न कराएंगे, अपराधी बालक बन जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ याद रखने की, एग्जाम से सबसे ज़्यादा संवेग किस अवस्था में होता है? सबसे ज़्यादा संवेग शैशव अवस्था में होता है, वो भी स्थिर संवेग नहीं होता है। और स्थिर संवेग जब भी होता है किशोरावस्था में होता है। इस अवस्था में जो संवेग होता है परिवर्तनशील होता रहता है। जैसे कि मैंने किसी बच्चे को डांट दिया, तब वो रोने लगेगा, और उसके बाद मैं तुरंत उसको प्यार करने लगूँ, वो फिर हंसने लगेगा। लेकिन किशोरावस्था के बच्चे को डांट दो तो 4 दिन 5 दिन, हो सकता है 6 से 7 साल नहीं बोलते हैं। गार्जियन अगर किसी को डांट देते हैं तो अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ऐसे भी किशोरावस्था को बोलता है कि एक अपने समाज को अपना दुश्मन समझता है। तो वो यहाँ पर जो शैशवावस्था है इसका इमोशनल बहुत डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और परिवर्तनशील इमोशनल होता है, जबकि वहाँ पर किशोरावस्था में परिवर्तनशील इमोशन नहीं होता है, फिक्स हो जाता है, दुश्मनी निकालने लगते हैं। खतरनाक इमोशन जो होता है किशोरावस्था में होता है। ठीक, आगे,
तो इन सब को एक संतुलन के रूप में इमोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गार्जियन अगर आपको डांट देते हैं तुरंत बहुत ज़्यादा आंसू ही आ जाए। आपके भलाई के लिए डांट रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए। अगर जो पर्सन ये चीज़ को समझ ले रहा है तो उसका इमोशन अच्छे से डेवलप हो रहा है। ठीक, आगे जिससे इमोशन के अंतर्गत यह है कि अगर किसी विभिन्न संवेग उत्पन्न करना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, परेशानी, भय, प्रेम, संपन्न आदि, क्यों अगर बच्चे में अगर कोई उत्पन्न हो रहा है, क्रोध भावना उत्पन्न हो रहा है तो उसको शांत कराओ, उसकी भावनाओं को समझो, को गुस्सा क्यों कर रहा है, उसकी इच्छा को पूरा करो। अगर वो खुश हो रहा है तो परिवार की ये जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, गार्जियन की जिम्मेदारी है। अगर प्रेम से वो हंस रहा है तो उसमें आप इन्वॉल्व हो, वो हंस रहा है तो आप भी हंसो। वो क्रोधित हो रहा है तो आप उसको मनाओ, ऐसा नहीं कि आप क्रोधित हो, आप भी क्रोधित हो। वो उसके इमोशन के प्रति खेलो ना, उसके इमोशन के प्रति पार्टिसिपेट करो। वो प्रसन्नता, वो दुख, वो भय, सब कुछ उसमें आ रहा है। आप डिपेंड करता है, आप गार्जियन के रूप में आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता होती है, किसी चीज़ को भय से है, भय लग रहा है उसको, तो ऐसा नहीं कि आपको भी भय लगना चाहिए। जहाँ पर जैसी आवश्यकता है आपको वैसा किरदार निभाना चाहिए। बच्चे भय से, कुत्ते से डर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ये काटेगा नहीं, वगैरह वगैरह सारा जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी आनंद हो रहा है तो आपको भी हंसना, आनंद होना चाहिए उसमें। और दुख हो रहा है तो उसको भी दुख होना चाहिए। ठीक, आगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है? सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था में। ठीक, अरे सॉरी, सबसे ज़्यादा विकास के सामाजिक विकास तो इस देखिए, एक मिनट, सामाजिक विकास के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है। पूर्व बाल्यावस्था में यह सामाजिक रूप से स्थिर होने लगता है, लेकिन सामाजिक विकास अपने परिवार से ही होता है। सबसे पहले सामाजिक रूप से अपने मम्मी पापा को ही समझता है। ठीक, आगे हाँ, सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या है कि इन्हें जो सामाजिक हमारा परिवार क्या है, एक तरह से समाज है, एक सबसे छोटा समाज हमारा परिवार होता है। तो इसमें क्या है, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की पहचान, क्रोध, ये सब जो भी है, प्रतिक्रिया के प्रति अपरिचितों से प्रेम या भय, ऐसे जो है सामाजिक जो लोग होते हैं उसको, सामाजिक नियमों को जो जान रहे हैं, उसके परिवार के कुछ लोग होते हैं बहुत सामाजिक होते हैं, कुछ लोग सामाजिक नहीं होते हैं। जैसे परिवार होता है उस तरह से उसके बच्चे भी होते हैं। सामाजिक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको समाज में सम्मान दिया जाता है, आपकी पहचान मिलेगी। ठीक, तो बच्चे का सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी होता है। वो समाज को हो कि वो अगर कोई पर्सन घर पर आ रहा है तो उनका रिस्पेक्ट करना, उसके बातचीत करना, उनके पहचान लेना, उनकी आवश्यकताओं को भी बच्चों को बताना है, ये चीज़ ये लोग हैं, यहाँ से है, आए हैं, ये काम है, सब कुछ को पार्टिसिपेट को बढ़ा चढ़ा करके उनको बढ़ चढ़ करके उसको सामाजिक रूप में उसको योगदान लेना चाहिए। ठीक, आगे अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सामाजिक विकास बच्चों में अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारा परिवार भी एक समाज है। आगे चल के वो हमारे परिवार को समाज के रूप में नहीं मानेगा, अपने सिर्फ काम से काम मतलब रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अपने सिर्फ मम्मी पापा है जिसको उनको जन्म दिया, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मम्मी पापा को वृद्धावस्था में सहारा प्रदान करें। ठीक, तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत है। सबसे पहली चीज़ आपको सामाजिक विकास, ये तो जन्म शैशवावस्था से स्टार्ट होती है। पूर्व बाल्यावस्था में गांव में, मतलब पड़ोस में, यानी घर से दूर जाने लगता है तो सामाजिक होने लगता है गांव के रूप में। लेकिन सबसे ज़्यादा सामाजिक का विकास होता है तो किशोरावस्था में होता है। ठीक, आगे चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है? सामान्य नियम, सामान्य नियमों से ज्ञात अहम भाव, प्रबलता, आज्ञा पालन, प्रबलता, नैतिकता, ये सब देखो, ये सब क्या है, एक जो है आपको समझना है, अपने शब्दों में लिखना है। इस यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ लिखना है आपको। चरित्र क्या है? एक चरित्र होता है कि जो हमारे आचरण होता है, हमारा जो चरित्र होता है हमारे अंदर समाहित है, आंतरिक होता है, न कि बाह्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। कैरेक्टर्स जो होता है हमारे आंतरिक होता है, बाह्य नहीं होता है। दिखावे के नहीं है कि हम प्रेजेंट टाइम में है क्लास में तो आप हमारी बहुत अच्छा से क्लास कर रहे हैं, जैसे ही क्लास से बाहर निकले आप चालू हो गए अपना वही जो आपके अंदर समाहित है। जो अंदर समाहित होती है वह कैरेक्टर्स होता है।
ठीक, एक परिवर्तनशील होता रहता है, अपना परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा है यह परिवर्तनशील है, गतिशील है यानी परिवर्तनशील है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार के विधियों से पूर्ण योग है। जो व्यक्ति के दृष्टिकोण होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका संपूर्ण योग ही कैरेक्टर्स होता है। ठीक, आगे चरित्र क्या है? चरित्र वह आचरण ही नहीं बल्कि वह आंतरिक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के अंदर ही चरित्र समाहित है, यानी व्यक्तित्व का एक छोटा सा पार्ट हमारा चरित्र है। ठीक, आगे चरित्र एक अर्थ यह है कि व्यक्ति के खेले ही कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आए हैं वो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। ठीक, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं अपना, तो कैरेक्टर्स के अंतर्गत आता है। ठीक, और आगे यह प्राकृतिक स्वभाव है, मानसिक सोच वह चरित्र है, यानी प्राकृतिक स्वभाव है जो हम लोग प्राकृतिक रूप से हम लोग सोच रहे हैं किसी के प्रति, हमारी सोच जो सोच का है वही चरित्र है। यह सचित्र लिख दिया है, चरित्र है, वही हमारा चरित्र होता है, यह व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। ठीक, आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाषा का विकास, भाषा का विकास, बालक के भाषाई विकास का अध्ययन ही बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बालक अपनी आयु के आधार पर अगर भाषा को बोल रहा है, शब्द को पहचान रहा है, तो उसका भाषा का विकास अच्छा सा हो रहा है। भाषा का विकास सबसे ज़्यादा फीमेल में कहीं ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत मेल के आधार पर। ठीक, लड़कियों में भाषा का विकास ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ जेंडर वाइज नहीं करना है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हरलाग ने सब अपने रिसर्च में पाया था कि भाषा का विकास लड़कियों में कहीं ज़्यादा होता है। ठीक, और जिस बच्चों में ये सब हकलाने की या शब्द को ना बोल पाने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो उनको प्रैक्टिस के थ्रू इसको हम उसके भाषा का डेवलपमेंट किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़े भी हो जाते हैं, जानते सब कुछ है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो भी भाषा की कमी ही है, भाषा का विकास नहीं हो पाया है। ठीक, आगे इन ध्वनियों को उच्चारण आयु वर्ग संतुलित, मतलब एक तो जो भी ध्वनि है उच्चारण है अपने आयु वर्ग के आधार पर उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, आगे है सृजनात्मकता का विकास। एक शब्द में सृजनात्मकता का मतलब होता है कि नए विचार को उत्पन्न करना, नए थिंग को उत्पन्न करना, नए वस्तु को उत्पन्न करना, पुरानी जो खराब चीज़ है उसे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट बना देना जिसका उपयोग किया जा सके। ऐसे थिंकिंग वाले को हम सृजनशील बालक कहते हैं। सृजनशील बालक की थिंकिंग होती है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अब इसमें क्या है, बालक के सृजनात्मक विकास भी बाल विकास की परिधि में आता है। बाल कल्पना एक चीज़ है, बालक की जो कल्पना होती है, जितना ज़्यादा कल्पना करेंगे उतना ज़्यादा सृजनशील बालक होंगे। ठीक, और उनके जो बालक को विकसित करने के लिए, उसके सृजनशील व्यक्तित्व विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के खेलों को आयोजन कराएंगे, कहानी सुनाएंगे, खिलौनों को निर्माण करने के लिए उसको हम कहेंगे, और सृजनात्मकता योग प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे। जैसे कि खेल कर रहा है वो अपने हिसाब से खेल को नियम है उसमें अपना मॉडिफिकेशन करेगा, थोड़ा जोड़ तोड़ करेगा। कहानी बताएगा, उसमें अपना कहानी हमने उससे अपने एक बार कहानी उसको बता दिया और उससे फिर मैं पूछ रहा हूँ तुम कहानी बताओ, वो खुद कहानी बताएगा। अब मैं उससे फिर पूछूंगा तुम अगर उस जगह होते तो तुम क्या करते। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो सृजनशील हो रहा है। और खिलौने के जोड़ तोड़ करना, नया प्रोडक्ट बनाना, ये क्या है, सृजनशील बालक की एक पहचान होती है। ठीक, और नेक्स्ट है टॉरेंस इसके फादर है। सृजनात्मकता के पिता कौन है, टॉरेंस है। टॉरेंस को याद रखना, टॉरेंस है। ठीक, अब आगे टॉरेंस ये याद रखना, टॉरेंस सृजनात्मकता के पिता कहे जाते हैं। अब आगे की क्लास विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास बालक की 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में बच्चे में सृजनात्मकता कैसे हम विकास करेंगे ये आपको जानना है, आपके सिलेबस में इतना है। ठीक है, सबसे पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था में
सृजनात्मकता का विकास हम कैसे करेंगे। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि नए विचार, नए थिंकिंग, मौलिकता, नए विचार, नया थिंकिंग, मौलिकता, इस चीज़ को याद रखना। जहाँ पर भी आए उसका मतलब यह है कि मौलिक सृजनशील बालक है। सृजनशील बालक जो होते हैं उनके जो कल्पना होती है उसको सबसे अलग होती है, उससे कहीं न कहीं कुछ न कुछ अलग निकालने की कोशिश करते हैं। तो शैशवावस्था में उस हिसाब से हम खेल कराएं, उस हिसाब से ही उनको एक्टिविटी दे जो शैशवावस्था के बच्चे में है, यानी 5 साल के अंदर में जो एक्टिविटी करा सकते हैं उसे उसको करने को दे, तो शैशवावस्था में सृजनशील बालक, सृजनशील क्षमता उत्पन्न हो सकती है। देखिए इसमें लिखा क्या है, शैशवावस्था में सृजनात्मकता, शैशवावस्था में सृजनात्मकता का कैसे विकास करना है। सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। नया सृजन उत्पन्न करना, नया चीज़ उत्पन्न करने से संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होती है। जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं कल्पनाशील होते हैं, मतलब नए नए विचारों को सोचते रहते हैं, अपने अंदर में ही कुछ न कुछ कल्पना के रूप में सोचते रहते हैं। ठीक, अगर गार्जियन को चाहिए, अध्यापक को चाहिए, उन कल्पना को सही राह दे। आगे क्या है, अपनी कल्पना के आधार पर उन नई वस्तुओं को सृजन करते हैं, जैसे कागज़ की नाव बनाना, कागज़ की नाव, पतंग उड़ाना, हवा में जहाज़ उड़ने के लिए बनाते हैं, कागज़ के टुकड़े से जहाज़ बनाते हैं हवा में उड़ने वाला, और तरह तरह के चित्र को बनाते हैं और अपनी कल्पना के आधार पर उस चित्र में रंग भरते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा सृजनशील बनाने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे। कहानी सुनवाएंगे, चित्र बनवाएंगे, तो ऐसे ऑप्शन में आएगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना कि चित्र में रंग भरना है, चित्र बनाना सृजनशील का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक, आगे अब आगे है, शैशवावस्था में सृजन क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक को कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। बालक ही कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग, जितना ज़्यादा कल्पनाशील बालक रहेगा उतना ज़्यादा हम उसको सृजनशील बना सकते हैं। ठीक, इस क्षमता का विकास करके हम अपनी भावी जीवन का निर्माण करते, बच्चे के भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं और शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास हो जाएगा। एक चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा कल्पनाशील बच्चे रहेंगे, कल्पनाशील का मतलब होता है अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तो वो व्यक्ति वह सोच सकता है जो हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर आप सोच लिए हैं तो आप उसको कहीं न कहीं उसको कर सकते हैं। ठीक, तो करने के लिए एक माध्यम, एक गाइड की ज़रूरत होती है, जो एक टीचर या गार्जियन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, अब आगे बाल्यावस्था में सेम चीज़, यही चीज़ सारी जगह में है, सारी अवस्था में यही करना है। बस इनको इतना ध्यान देना है कि अवस्था के आधार पर प्रत्येक स्टेज में कौन कौन सा एक्टिविटी, कौन कौन से खेल कराए जाते हैं, उसी को हम बच्चे के साथ करने को प्रेरित करेंगे। ऐसा नहीं कि शैशवावस्था के बच्चे को कह दो भैया जाओ तुम ओलंपिक में भाग लो। छोटे छोटे बच्चे का है, जो भी घर पर एक्टिविटी हो सके, छोटे बच्चे के लिए जो भी खेल हो सके वह खेल करें। ठीक, अब इसमें देखिए नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता का विकास कैसे हो सकता है। प्रत्येक बच्चे प्रत्येक बच्चे में सृजनात्मकता की क्षमता जन्मजात होती है, प्रत्येक बच्चे में होती है। हाँ, कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा। कल्पना शक्ति का विकास सब में होता है, कोई कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, और बहुत थोड़ा कम होते हैं। तो जितना ज़्यादा कल्पनाशील वाले बच्चे होंगे वो उतना ज़्यादा ही सृजनशील व्यक्ति होंगे। अब आगे लिखा, छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मकता शक्ति का स्पष्ट झलक दिखता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके खेलते हैं, अगर उस पर ही ध्यान दिया जाए तो कौन बच्चा किस एक्टिविटी से खेल रहा है, क्या कह रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उसके आधार पर हम उसमें चयन कर सकते हैं कि इसकी सृजनशील कितना है। या बातों में भी ये पता चल सकता है कि बातों को कुटाक्ष करके किस लय में बात कर रहा है, बातों को तोड़ करके उसी को किस लय में बात कर रहा है। सब लोग अपना अलग अलग है, बातों को, विचारों को, वस्तुओं को नए रूप देना ही सृजनात्मकता होती है। ठीक, आगे रचनात्मक कार्य के द्वारा हम सीखने को आगे बढ़ाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके लिए हम बच्चे को कुछ स्वयं करने का अवसर देते हैं। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कि बच्चों को अवसर दो,
जितना ज़्यादा अवसर दोगे उतना ज़्यादा वह सृजनशील होंगे और उतना ज़्यादा वह सीखेंगे। बच्चे की कल्पना का निरीक्षण, स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी। जब कल्पनाशील होगे, निरीक्षण करेंगे आप, तो स्मरण शक्ति के द्वारा ही बच्चे में विकसित होगा क्या, सब कुछ डेवलप किया जाएगा, उसके विचारों को और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव करेगा और तरीके से सोचेगा, लेकिन आप उसकी मदद करेंगे तब। ठीक। और सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा भावी जीवन के लिए तैयार किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, कौन कौन से खेल बाल्यावस्था में होने चाहिए, इस पर ध्यान आपको माइंड में होना चाहिए। एग्जाम में आ जाए कि बाल्यावस्था के बच्चों को सृजनात्मकता का डेवलप करने के लिए एक अध्यापक होने के नाते आप कौन कौन से एक्टिविटी कराएंगे या क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना होगा कि बच्चों में सृजनात्मक शक्ति के विकास में हम कई प्रकार के प्रक्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल आयोजित करके, कला को लेकर के कोई भी एक्टिविटी कराएंगे कला से संबंधित, नृत्य डांस प्रतियोगिता कर दो, नाटक का प्रतियोगिता कर दो। बेकार सबसे इम्पोर्टेंट है, बेकार की वस्तु से जो भी वस्तु तैयार की जाए, बेकार की वस्तु से यूजफुल वस्तु अगर बना देता है तो वह व्यक्ति सृजनशील बालक के अंतर्गत आता है। तो ये सब एक्टिविटी हम अपने बाल्यावस्था के बच्चों को हम करा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं। तो किशोरावस्था में आप लोग जानते हैं कि इसमें शारीरिक परिवर्तन, सामयिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन बहुत ही फास्ट गति से होता है। इस अवस्था में न तो बच्चा अपने आप को प्रौढ़ समझता है और न ही अपने आप को छोटा बच्चा समझता है। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण यह है कि अगर आप बड़े जैसे काम करने लगेगा तो उसको हम ही लोग डांट दे, कह रहे छो अभी छोटे हो, ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, इस पर तो ये बड़ों का काम है। जब छोटे जैसे वो काम करने लगेगा तो हम ही कहेंगे अरे कितने बड़े गए हैं, अभी तुम छोटे बच्चों का काम करते हो। तो उसको अभी समझ में नहीं आता है कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। जब छोटे काम करते हैं तो पापा डांटते हैं बड़े करने के लिए, जब बड़े काम करते हैं तो पापा डांटते हैं छोटे करने के लिए, उसको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि किशोर ना ही प्रौढ़ होते हैं और ना ही बच्चा है। ठीक। ये एक दोनों का मध्य प्रौढ़ में जाने के लिए एक मार्ग है। ठीक है। और आगे है इसमें सृजनात्मकता का विकास हम कैसे करेंगे। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए हम देखते कि महत्वपूर्ण एक्टिविटी कराएंगे, जैसे उचित वातावरण बनाएं। जैसे इसमें क्या लिखा है, सृजनात्मक क्षमता उचित वातावरण देकर अधिकतम विकास किया जा सकता है, वे जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। सदुपयोग कुंठा से दोस्तों, जैसे होता है ना, बच्चे सृजनशील अगर हो रहे हैं बालक, तो हमको गाइड की ज़रूरत है। और इस अवस्था में बच्चे संकुचित होने लगते हैं। अगर उस पर ध्यान देते हैं, जो लड़कियां खास तौर से या लड़के दोनों होते हैं खास तौर से, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर कहीं ज़्यादा होता है कि वो अंतर्मुखी होने लगती है। ठीक, अंतर्मुखी होने लगती है और अपनी बातों को किसी से कहती नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और अपने आप में कुंठा हो, निराशा, ऐसे शारीरिक फिजिकल चेंज जो होता है उससे अपने आप में ही निराशा होने लगती है, तनाव होने लगती है, उसको खुद चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। तो उसका यह उपाय है कि बड़े लोग जो होते हैं उसको थोड़ा ध्यान दें और उसके समाधान के लिए बड़े लोग से परमिशन ले या सहयोग ले। ठीक है। और इसमें सृजनात्मकता का विकास के लिए क्या हो सकता है, आगे देखिए। किशोरी सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह के पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। एक अध्यापक को होना चाहिए कि ऐसे पाठ सहगामी क्रियाओं को एक्टिविटी कराया जाए, को करिकुलम एक्टिविटी कराया जाए, जो कि बच्चों में सृजनशील का विकास हो सके। जैसे वाद विवाद जो हम लोग कराते हैं, वाद विवाद करते हैं, कोई एक टॉपिक देते देते हैं, इसी पर आप की अच्छाई या बुराई आपको बताना है, तो उस पर वाद विवाद करना है। प्रतियोगिता, कोई भी प्रतियोगिता करा करके हम भी कर सकते हैं। साहित्यिक संगठन मतलब सेमिनार करा करके, नाटक करा करके, अभिनय करा करके, नाटक करा कर, संगीत, नाटकीय खेल, संगीत, डांस जो भी होता है, या व्यर्थ सामग्री से उपयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट, व्यर्थ सामग्री से उपयोग, कुछ नई चीज़ बना दो जो उपयोग के लायक होता है। तो ऐसे बालक को हम सृजनशील या ऐसी एक्टिविटी करा करके हम किशोरावस्था के बालक में हम सृजनशील क्षमता हम विकसित कर सकते हैं। ठीक। अब इतना, अगले क्लास में हम अगले क्लास में पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। ओके।